आज के इस सेशन में हम लोग एक काफी कम टाइम में, एंड व्हेन आई से काफी कम टाइम तो बिलीव मी, एक बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में बच्चों सारे के सारे जितने हमारे चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के और सिविक्स के उनको हम कंप्लीट करेंगे। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट दोनों पे सेम ही चीजों के अराउंड बात की जाती है, लेकिन फटाफट से समझिए क्या बात की जाती है। नई नई सर्विसेज का आना, जैसे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से भी टर्शरी सेक्टर को एक बूम मिला है। बट इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऑल्दो मैक्सिमम प्रोडक्शन टर्शरी सेक्टर कर रहा है, बट स्टिल मैक्सिमम लोग आज काम फिर भी प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं। हाउ डू बैंक्स अर्न मनी? तो सिंपल सी चीज है, बैंक्स बोरोवर से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और डिपॉजिटर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और इसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम। साथ ही में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर हैं देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई आर दे बेटर? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताए थे, वो लिखे हैं। अभी तो असली मंजिल पानी बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। फिर से एक बारी सुनिए, अभी तो असली मंजिल पानी बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो बच्चों इसी बात के साथ आज की हमारी ये जो क्लास है इकोनॉमिक्स प्लस सिविक्स, इस क्लास को चालू करते हैं। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, एंड आज के इस सेशन में हम लोग एक काफी कम टाइम में, एंड व्हेन आई से काफी कम टाइम तो बिलीव मी, एक बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में बच्चों सारे के सारे जितने हमारे चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के और सिविक्स के उनको हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो हर एक चैप्टर आपकी इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, उसी के साथ सिविक्स के अंदर पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक एक चैप्टर का डीएनए टेस्ट कर डालेंगे, एनालाइज कर डालेंगे। तो फटाफट से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों इकोनॉमिक्स के साथ हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग चल पड़ते हैं इकोनॉमिक्स को रिवाइज करने के लिए, और इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के अंदर क्या बात होती है फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, डेवलपमेंट के अंदर दो चीजों की बात होती है। सबसे पहले इंडिविजुअल डेवलपमेंट और दूसरी चीज है नेशनल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट दोनों पे सेम ही चीजों के अराउंड बात की जाती है, लेकिन फटाफट से समझिए क्या बात की जाती है। तो देखिए, दोनों में ही ये बताया जाता है कि हर अलग इंसान के हिसाब से उसका जो डेवलपमेंटल गोल है वो डिफरेंट हो सकता है, चाहे इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हो या फिर नेशनल डेवलपमेंट की बात है। तो हर किसी का अगर इंडिविजुअल डेवलपमेंट को लेकर गोल है तो वो भी डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए हो कि यार मुझे वेट कम करना है, ये मेरा डेवलपमेंटल गोल है। किसी के लिए गोल हो कि मेरे को अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने हैं। किसी के लिए गोल हो कि मेरे को आगे इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। ठीक है, सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, सिंपल सी बात है। प्लस कभी कभी किसी एक का डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक चाहता है कि डैम बन जाए और दूसरा इंसान कह रहा है कि डैम के बनने से तो मेरा घर बार चला जाएगा, तो उसके लिए वो चीज डेवलपमेंटल गोल नहीं है। तो एक का डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस whenever we talk about developmental goals, देयर आर अ मिक्स ऑफ गोल्स। बच्चों जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट सिर्फ अपनी इनकम को बढ़ाना है। कभी कभी लोगों के लिए इनकम से भी ज्यादा अपनी जॉब सिक्योरिटी, अपने लिए इक्वालिटी, अपने लिए फ्रीडम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीजें भी ज्यादा प्रायोरिटी ले लेती हैं। तो यहां पर 3 चीजों का ध्यान रखिएगा कि different people have different developmental goals. What may be development for one can also be destructive for the other. And तीसरी चीज, when people look at development, they look at a mix of goals. Same is the thing with national development. National development में भी दो चीजें सेम जो अभी हमने पढ़ी कि different people can have different developmental goals for the nation. किसी के लिए हो सकता है कि देश से गरीबी खत्म करना डेवलपमेंटल गोल है, किसी के लिए हो सकता है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना डेवलपमेंटल गोल है, किसी के लिए हो सकता है कि देश के अंदर सभी को पढ़ाना लिखाना डेवलपमेंटल गोल है। इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, एंड कभी कभी किसी एक का नेशनल डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। सेम वही डैम वाला एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए डैम की कंस्ट्रक्शन देश का डेवलपमेंट रिजल्ट करेगी, और वहीं पे दूसरों के लिए जिनका घर बार छीना जा रहा है उनके लिए वो चीज डेवलपमेंट नहीं होगी। ओके जी, चलिए इसी के साथ बच्चों अब बात आती है कि कैसे हम नेशनल डेवलपमेंट अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है कि कंपैरिजन के लिए वन ऑफ द मेथड्स टू कंपेयर है ना, वो देखा जाता है देश की इनकम। अब इनकम भी दो टाइप की होती है, एक होती है टोटल इनकम, एक होती है एवरेज इनकम, है ना।
टोटल इनकम को हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि टोटल इनकम हमको पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताता है। तो हम किस चीज को कंसिडर करते हैं, हम लोग एवरेज इनकम को कंसिडर करते हैं व्हेन वी कंपेयर कंट्रीज। ओके, एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम इज द पर कैपिटा इनकम या फिर पर पर्सन इनकम। और एवरेज इनकम को हम लोग एक तरीके से निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, उससे हमको एवरेज इनकम मिलेगी। एंड एवरेज इनकम के बेसिस पे ही वर्ल्ड बैंक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कंपैरिजन करता है। अब बात ये आती है कि क्या ये क्राइटेरिया सही है? तो सही नहीं है बच्चों, क्योंकि एवरेज इनकम आपको सोसाइटी के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, अमीर गरीब के बीच में डिस्पैरिटी कितनी है, इन चीजों के बारे में नहीं बताता। उसी के साथ जब आप सिर्फ इनकम पे फोकस करते हो तो आप दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी चीजों को इग्नोर कर देते हो। इसी वजह से ये बोला जाता है कि एवरेज इनकम एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है ना। एंड वहीं पर पिक्चर में आता है आपका यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि निकालता है अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर ये लोग कंपेयर करते हैं कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम along with the educational levels, along with the health levels, जिस वजह से ये क्राइटेरिया एक ज्यादा बेहतर क्राइटेरिया बनता है दैन द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहा था। यूएनडीपी यहां पर हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए, एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा, हर किसी को नजर रखते हुए कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसी के साथ इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि लास्ट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये बताया जाता है कि जब आप कभी भी डेवलपमेंट कर रहे हो तो इस डेवलपमेंट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंटल नीड्स भी पूरी हो और जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी डेवलपमेंटल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। और चाहे कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो रेन्यूएबल हो जैसे कि ग्राउंड वाटर या फिर नॉन रेन्यूएबल हो जैसे कि क्रूड ऑयल, हर एक रिसोर्स को हमें समझदारी से, एक प्लान्ड तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है, क्योंकि बच्चों हर रिसोर्स पे खतरा मंडरा रहा है जिस हिसाब से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है, वी आर ऑल लिंक्ड टुगेदर, एंड हमारा जो प्लैनेट है वो डेंजर में, और हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपने प्लैनेट की रक्षा करें और एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करें। अब इस चैप्टर के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कीजिए विद एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कंपैरिजन। एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी लिमिटेशंस है, कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये आपको बताने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एंड कोई भी दो तरीके बताइए जिससे कि रिसोर्सेज को जुडिशियसली, समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। नेक्स्ट चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब बच्चे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स की हमें बात करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर हम लोग इन सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर हम लोग देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर्स में डिवाइड करा जाता है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके आप प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, जिसके अंदर माइनिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर और फिशिंग, ये सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। दूसरा सेक्टर है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे चीजों को प्रोसेस करके उनका फॉर्म बदला जाता है। तीसरा सेक्टर आ जाता है टर्शरी सेक्टर, जहां पे कोई गुड नहीं प्रोड्यूस हो रहा बल्कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज जनरेट हो रही हैं, जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी, आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपके टर्शरी सेक्टर में आ जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि एक हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस में आया है। हिस्टोरिकल चेंज का मतलब है कि इनिशियली हर देश में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, फिर सेकेंडरी सेक्टर आया तो लोग शिफ्ट होकर प्राइमरी से सेकेंडरी में आए, एंड फिर मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि सेकेंडरी से शिफ्ट होकर लोग टर्शरी सेक्टर में आ जाते हैं, और टर्शरी सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, बड़े बड़े जो देश है, वहां पर आपको यही देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम लोग काम भी टर्शरी सेक्टर में कर रहे हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी टर्शरी सेक्टर में हो रही है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या हो रहा है बच्चों, इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि ऑल्दो टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन टर्शरी सेक्टर में ही हो रही है, उसके पीछे भी कुछ रीजंस दिए जाते हैं। तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर के अंदर कुछ रीजंस दिए जाते हैं, जिसमें ये बताया जाता है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है टर्शरी सेक्टर। उसी के साथ जब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो होते हैं तो टर्शरी
क्योंकि उनको हेल्प करता है, इस वजह से टर्शरी भी साथ साथ उनके ग्रो होता है। साथ ही में जब लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, राइज इन इनकम लेवल्स आता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को परचेज करने लगते हैं। एंड उसी के साथ लास्ट यहाँ पर पॉइंटर आता है कि नई नई सर्विसेज का आना, जैसे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से भी टर्शरी सेक्टर को एक बूम मिला है। बट इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऑल्दो मैक्सिमम प्रोडक्शन टर्शरी सेक्टर कर रहा है, बट स्टिल मैक्सिमम लोग आज काम फिर भी प्राइमरी सेक्टर में कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से लोग शिफ्ट होकर कहीं और नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर के अंदर चल रही है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग जो हैं एक ही फील्ड पे, जरूरत 2 की है, काम 5 कर रहे हैं, है ना। तो जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जो अपना पूरा पोटेंशियल यूज करके काम नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। हो सकता है कि अगर वो 3 लोग उस खेत से हटकर कहीं और काम करें तो उनकी फैमिली की इनकम बढ़ जाए और वो इस अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति से बाहर निकल जाए। तो बच्चों, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हिडन है, क्योंकि असल में तो आपको सारे लोग काम करते हुए दिखते हैं। एंड यही रीजन है कि प्राइमरी सेक्टर में कोई इन्फ्लेटेड हमें दिखता है कि एवरीवन इज एम्प्लॉयड, बट असल में देखा जाए तो एवरीवन इज नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है, ये वाली चीज का ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, लेकिन प्राइमरी सेक्टर के अंदर डेफिनेटली लोग उतना अपना फुल पोटेंशियल यूज करके काम नहीं कर पा रहे। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर देखो, एग्रीकल्चर के अंदर भी और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। जैसे कि आप अच्छी इरीगेशन फैसिलिटी दो, अच्छी सड़कें बनवाओ ताकि इजिली जो लोग हैं अपने क्रॉप्स वगैरह शहर तक पहुंचा सके, स्टोरेज फैसिलिटीज बनवाओ, है ना, लोगों को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दो। तो इन सारी चीजों से आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हो। उसी के साथ छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं हम लोग इन एरियाज के आसपास खोल सकते हैं, रूरल एरियाज के आसपास, है ना, उनको सेटअप कर सकते हैं। जैसे छोटा सा दाल मिल खोल दिया, हनी कलेक्शन सेंटर्स खोल दिए, तो इससे ना इंप्लॉयमेंट बढ़ सकती है। प्लस हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, टूरिज्म, इन सभी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा स्कोप है नौकरियां प्रोवाइड करने का। ठीक है जी, तो इस चीज से इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो सकते हैं। उसी के साथ बच्चों एक और चीज आती है कि कैसे हम इन सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि हर सेक्टर के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, और टोटल प्रोडक्शन में भी हम लोग सिर्फ लेंगे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हर सेक्टर के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फिर तीनों सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ देंगे और उससे हमको मिलेगी जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, उसको एड अप कर दिया, उससे आपको जीडीपी मिल जाएगी। बहुत ही आराम से इससे आप अलग सेक्टर के निकाल के उसको भी कंपेयर कर सकते हो, प्लस एड अप कर दोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप का यहां पर हम बोल सकते हैं, जो नेक्स्ट डिवीजन है सेक्टर्स का, वो है वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पर। वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पर 2 टाइप से हमारे सेक्टर्स को डिवाइड करा गया है, एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है जहां पर जॉब सिक्योरिटी है, जहां पर आपको एक लेटर मिलता है बच्चों, ऑफर लेटर, जॉब सिक्योरिटी होती है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, सैलरीज अच्छी मिलती हैं, ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। ठीक है, और उसी के साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे मैटरनिटी लीव्स, पेड लीव्स और ग्रेटुइटी, पेंशन, ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से लोग चलते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ना तो कोई लेटर है अपॉइंटमेंट का, ना कोई ऑफर लेटर है, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, कभी भी आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। जिस दिन छुट्टी लोगे उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा, जिस दिन काम पे आओगे उसी दिन का पैसा मिलेगा। वर्किंग आवर्स लंबे होते हैं, जॉब्स रेगुलर नहीं होती, और कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स, पेड लीव, ओवर टाइम, मैटरनिटी लीव, ये कोई भी सुविधा जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है। तो जरूरत किस चीज की आती है बच्चों? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत आती है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो सरकार को डेफिनेटली कुछ मिनिमम वर्किंग आवर्स, मिनिमम वेजेस इन लोगों के लिए फिक्स करनी चाहिए। बेसिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज इस सेक्टर में काम करते हुए लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। उसी के साथ लास्ट डिवीजन आता है। लास्ट डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओन कौन कर रहा है? यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। पब्लिक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर हमारी सरकार मैक्सिमम एसेट्स को ओन करती है एंड सर्विसेज को एक तरीके से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पर वही एग्जांपल में आ जाएगा आपका BHEL और सेल, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस। और प्राइवेट सेक्टर होता है जहां पर मैक्सिमम एसेट्स को ओन करते हैं हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कंपनीज, और सर्विसेज को भी वही प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डाबर, टाटा, ये सारी ब्रांड्स वहां पर आ जाएंगे। नाउ
प्राइवेट सेक्टर बच्चों हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, लोगों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन पब्लिक सेक्टर हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों के हित के लिए काम करता है और एक रीजनेबल अमाउंट में सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड करता है। क्या क्या जिम्मेदारी बनती है पब्लिक सेक्टर की? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे पब्लिक सेक्टर की? ठीक है, तो फटाफट से ये भी बता देते हैं क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हमारा पब्लिक सेक्टर, हमारी जो सरकार है, टैक्सेस के थ्रू अपनी इंडस्ट्रीज के थ्रू पैसा कमाती है और उस पैसे को वो लार्ज स्केल पे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में, लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने में खर्च करती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक शख्स को, देश में जो रह रहा है, उसको एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड मिले, उसी के साथ लोगों को एक तरीके से घर बार मिले, हाउसिंग फैसिलिटीज मिले, एंड ये सारी सर्विसेज उन लोगों को तो मिलनी ही चाहिए जो कि मोस्ट पुअर एंड द मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स में रह रहे हैं, है ना। तो वहां तक इन सर्विसेज को पहुंचाना सरकार का काम बनता है। अब कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर हैं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां पर क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। नेम द सेक्टर दैट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, व्हाई डज दिस सेक्टर प्रोड्यूस ओनली अ क्वार्टर ऑफ द नेशनल जीडीपी। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर, लेकिन वो सेक्टर सिर्फ क्वार्टर जो है नेशनल जीडीपी का प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? इतने सारे लोग काम कर रहे हैं फिर भी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, क्योंकि दे आर अंडर एम्प्लॉयड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की आपको यहाँ पे बात करनी है। रीजंस फॉर द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, 4 पॉइंट्स है, मैंने आपको बता रखे हैं। कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डिफरेंशिएट करना है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। लास्टली पब्लिक प्राइवेट का भी डिस्टिंग्विश यहाँ पे करने को आ सकता है। ओके, चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपके इकोनॉमिक्स का, मनी एंड क्रेडिट। फटाफट से इस चैप्टर पे भी नजर डाल लेते हैं। मनी की बात हो रही है, सबसे पहले इस चैप्टर में मनी की बात होती है, फिर क्रेडिट की बात होती है। देखो, मनी के बारे में बताया जाता है बच्चों कि जब पैसा नहीं था उससे पहले बार्टर सिस्टम यूज होता था और बार्टर सिस्टम में डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज करा जाता था विदाउट द यूज ऑफ मनी। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन पैसे के आ जाने से, मनी के आ जाने से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की दिक्कत हट जाती है और लोग इजिली मनी को देकर किसी भी कमोडिटी या फिर सर्विस को परचेज कर सकते हैं, है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स बहुत आसान हो गया। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन दी एक्सचेंज प्रोसेस। ये सारी चीजें हैं, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये सारी बात हो जाती है। ओके, उसी के साथ बच्चों बात आती है नेक्स्ट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होता था, कैटल्स और ग्रेन्स को पैसे की तरह यूज करते थे। फिर राजा महाराजा आते थे तो वो लोग जो प्रेशियस मेटल्स के बने हुए कॉइन्स होते थे, सोने के चांदी के बने हुए अशर्फियां, उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर आते हैं हमारे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, जिनको हम आज की डेट में एज मनी यूज करते हैं। अभी जो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं, इनको हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव बिन इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के बिहाफ पे आरबीआई इनको इशू करती है, इस वजह से हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी दूसरा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू नहीं कर सकता। साथ ही में कोई भी व्यक्ति जो भारत देश में रह रहा है वो हमारी करेंसी यानी कि रुपीज में करी गई पेमेंट को रिफ्यूज नहीं कर सकता, सबको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स एक और तरीका है जिसके थ्रू लोग अपने पैसे को होल्ड कर सकते हैं। अकाउंट खुलवाओ बैंक में, वहां पे पैसा जमा कराओ और बैंक उस पर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी देगा। तो वाओ, मजे आ गए, है ना। उसी के साथ बच्चों चेक पेमेंट की भी बात होती है। तो आप किसी को भी अगर आपको पैसा देना है तो जरूरी नहीं है कि आपको बैंक से पैसा निकलवा के उसके घर तक जाके उसको पैसा देकर आना है। आप इजिली एक चेक इशू कर सकते हैं उस व्यक्ति के नाम पे और अमाउंट लिख सकते हो एंड सिंपली आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होकर दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसी के साथ फिर बात आती है लोन यानी कि क्रेडिट की। तो लोन या क्रेडिट की अगर हम बात करें तो लोन या क्रेडिट एक तरीके से क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है बायर और लेंडर एंड बोरोवर के बीच में। लेंडर होता है जिसने पैसा उधार पे दिया है, पैसा या गुड या सर्विस उधार पे दिया, और बोरोवर होता है जिसने उधार लिया है। अब बोरोवर बच्चों उधार तो लेता है लेकिन उसी के साथ एक वादा करता है कि मैं फ्यूचर में आपको ये पैसा लौटा दूंगा। अब क्रेडिट जब भी लिया जाता है तो उसके साथ कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी होते हैं, यानी कि क्रेडिट जब लिया जाएगा तो साथ ही में बच्चों एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा जो आपको पे करना होगा। उसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि एक कोलैटरल भी आपको जो है रखवाना होगा, गिरवी रखवानी होगी। जो भी आपके पास एक एसेट आप ओन करते हो वो एक गिरवी के तौर पर भी रखवाना होगा। उसी के साथ मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे आप पे करोगे, कितनी किस्तों में, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, वो सारी भी बतानी होंगी, प्लस डॉक्यूमेंटेशन। तो ये 4 चीजें जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं। उसी के साथ यहाँ पर एक और बात आती है कि बैंक्स पैसा कैसे कमाते हैं, हाउ डू बैंक्स अर्न मनी। तो सिंपल सी चीज है, बैंक्स बोरोवर से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं
और डिपॉजिटर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और इसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई है। बच्चों, डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस में ये बात होती है कि स्वप्ना का, सलीम का एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, वहां पर आपको यही पता चलेगा कि कभी कभी उधार लेना बहुत फायदेमंद होता है, प्रॉफिट होता है उससे, लेकिन कभी कभी उधार लेने से इंसान और बुरी स्थिति में फंस जाता है और एक डेट ट्रैप उसको जकड़ लेता है ना। एक तरीके से कर्जे में आप फंसते जा रहे हो, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा, दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए तीसरा कर्जा, और ऐसे आप फंस गए हो, बिल्कुल डेट ट्रैप ने आपको जकड़ लिया है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। उसी के साथ हम लोग देखते हैं बहुत से अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स होते हैं बच्चों। बेसिकली जब आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हो तो उसी के साथ कभी कभी क्या होता है, आपने लोन तो ले लिया लेकिन फिर वो इंसान मजबूर करता है कि आओ मेरे ही खेत पे तुम काम भी करोगे। मीगर जो है बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, प्लस बहुत ही कम पैसा जो है उस काम का देता है, या फिर पैसा देते ही नहीं है। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइट करा जाता है उन सभी लोगों को जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो यहाँ पे वही डिफरेंशिएशन आता है कि आपको फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए, इनफॉर्मल सेक्टर से। तो देखिए, फॉर्मल सेक्टर आरबीआई सुपरवाइज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको सुपरवाइज करता है। यहाँ पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम चार्ज करा जाता है। एंड उसी के साथ बच्चों, अगर हम बात करें कि इनफॉर्मल सेक्टर की, तो यहाँ पे मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जिनसे आप लोन लेते हो, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि सुपरवाइज करती है, प्लस एक्सप्लॉइट करा जाता है उन सभी बोरोवर्स को अगर वो टाइम पे पैसा वापस नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए, इनफॉर्मल सेक्टर से नहीं लोन लेना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चों, लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों नहीं ले पाते जो गांव वगैरह में रहते हैं? बिकॉज देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। हर जगह एक तो बैंक्स नहीं है, और जहां पर बैंक्स हैं तो वहां पर लोगों के पास गिरवी रखने के लिए नहीं है, या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए लोगों को मजबूरन इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है। ठीक है, ये बात आई थिंक बिल्कुल क्लियर हुई है। उसके बाद बच्चों देखिए, नेक्स्ट चीज यहां पर आती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खोला गया है लोगों की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको ना एक तरीके से कम्युनिटी बना दी गई है। 15-20 लोगों का एक ग्रुप है। अब ये लोग आपस में मिलेंगे, आपस में जो है ये बातचीत भी करेंगे, सोशल इश्यूज पे डिस्कशन भी करेंगे। बेसिकली महिलाओं को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाना है ना, फाइनेंसेस के तौर पे उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना देना है। तो उसी के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खोला गया था। अब ये लोग जो है बच्चों मिलेंगे, थोड़े बहुत पैसे सेव करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे भी जिस भी मेंबर को लोन चाहिए उसको लोन दे दिया जाएगा। हर डिसीजन जो लिया जाता है ग्रुप में वो सभी मेंबर्स द्वारा ही लिया जाता है, और अगर ये ग्रुप रेगुलर रहा अपनी सेविंग्स में तो ये अपने पैसे को बैंक के पास रखवा के एक बड़े अमाउंट का भी लोन बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। यहाँ पर कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है, कोई गिरवी नहीं रखना है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन भी मिल जाएगा। साथ ही में महिलाओं को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट भी बना दिया, और बहुत से सोशल इश्यूज को भी एक तरीके से डिस्कस करा जाता है जब एक ग्रुप मिलता है आपस में। तो ये सारे फायदे हैं हमारे एसएचजीज के। ओके, फॉर्मल सेक्टर, लोन एक्टिविटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आई थिंक ये सभी क्लियर हो गया है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नाउ लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक, हाउ डू द डिपॉजिट्स विद द बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम? मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इंटरेस्ट चार्ज ऑन बोरोवर्स माइनस द इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिटर, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। एंड कैसे डिपॉजिट्स विद द बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम? तो जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उसमें से बैंक्स 15% डिपॉजिट्स इन कैश रखता है, ताकि कोई भी डिपॉजिटर आके किसी दिन अगर उसको विड्रॉ करना है अपना पैसा तो कर सके, और जो बाकी पैसा होता है वो लोन में बोरोवर्स को दे देते हैं। इसी के साथ चीप अफोर्डेबल क्रेडिट क्रूशियल, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपको क्रेडिट मिलेगा तो वो डेफिनेटली देश के लिए बहुत फायदेमंद है बच्चों। ये सारी बात यहाँ पे करनी है। 2 कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कौन सी कैटेगरीज हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? फॉर्मल, इनफॉर्मल, वो बताना है। एसएचजीज क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा बारी रिपीट होते हैं एग्जाम्स में हमारे क्लास 10th बोर्ड्स के, तो याद से इनको जो है अच्छे से अटेम्प्ट करके याद करके जाइएगा। नेक्स्ट और लास्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर पे आ जाते हैं। दिस इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। फटाफट से बच्चों इस चैप्टर को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सिंपली इस चैप्टर में आपको जो है सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या? तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपली मतलब है इंटरकनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर इंटीग्रेट हो गई हैं, इंटरकनेक्ट हो गई हैं, वही है ग्लोबलाइजेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को एनेबल करते हैं? टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन की हमको यहाँ पे बात करनी है। टेक्नोलॉजी के अंदर 2 टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं। एक है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट लोअर कॉस्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज हो गया है। एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि फैसिलिटेट करी गई है सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू। अब बच्चों इससे क्या हुआ है? इससे आप लोग एक तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो किसी को भी अराउंड द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हो रिमोट एरियाज के थ्रू, रिमोट एरियाज से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें बहुत पॉसिबल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं।
उसी के साथ नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन। हम लोग देखते हैं कि आजादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे, जिससे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे लोग, इंपोर्ट नहीं कर पाते थे अपना सामान, क्योंकि उसमें हमने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। ऐसा हमारी सरकार ने इसलिए करा था क्योंकि उसको ये लगा था कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उस टाइम पे इमर्ज ही हो रहे थे, उनको उस टाइम प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो हमने बहुत टाइम तक उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा। एंड फिर फाइनली 1991 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि अब वो टाइम आ गया है कि हमारी इंडस्ट्रीज फॉरेन की इंडस्ट्रीज के साथ कंपीट करें, एंड दैट इज व्हेन वी ओपनड अप ऑल द बैरियर्स जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड पे लगे हुए थे। एंड बच्चों उस चीज को ही लिबरलाइजेशन बोला जाता है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट हमने कर दी है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करा है। एक और एडिशनल टॉपिक यहाँ पर आ रहा है G20 का टॉपिक। इसमें सिंपली आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 19 देश है जिसमें इंडिया भी एक उसका हिस्सा है, 19 देश के साथ यूरोपियन यूनियन, तो टोटल 20। ठीक है, 20 एंटिटीज हैं जो कि इसमें एसोसिएटेड है। ग्रुप ऑफ 20 वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज से बना है, 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटिंग 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो ये जो कंट्रीज हैं दे अकाउंट फॉर 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। 1999 में इसको बनाया गया था एंड ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज के साथ डील करने के लिए इसको बनाया गया था। इसमें बच्चों डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी चीजों के बारे में भी ये कंट्रीज डिस्कस करती हैं। और इसी की रीडिंग जो है एक अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हो। ज्यादातर इसमें एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा है, तो आप ढंग से एक बार उसको रीड कर लेना। ओके, चलिए इसके कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ही छोटा सा पार्ट इस चैप्टर से आ रहा है। सो द क्वेश्चन इज, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1991, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो बैरियर्स थे उनको हमने बहुत हद तक हटा डाला था। ठीक है, 1991 में इसको जस्टिफाई करना है बहुत ही इजीली, आपको यहाँ पे लिबरलाइजेशन की बात करनी है। ठीक है, चलिए इसी के बाद हमारे जो है सिविक्स का टाइम आ गया है, और सिविक्स जो है बच्चों हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। चलिए जल्दी से आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। बेल्जियम श्रीलंका की केस स्टडी की बात करता है। पावर शेयरिंग का हमारा चैप्टर बेसिकली बेल्जियम की बात बताता है कि बेल्जियम में देश में मेजोरिटी थी डच की, माइनॉरिटी थी फ्रेंच की, और ब्रुसेल्स में जो कि इनकी कैपिटल सिटी थी वहां पे फ्रेंच मेजोरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे। लेकिन बच्चों दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में टेंशंस हो जाती हैं जब फ्रेंच लोगों को ज्यादा फायदे मिल रहे होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड ये टेंशंस आगे भी बढ़ सकते थे। लेकिन उसी टाइम पे वहां की सरकार ने डिसाइड करा कि हम लोग इन टेंशंस को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और उन्होंने कर दी पावर शेयर। सेंट्रल लेवल पर दोनों कम्युनिटीज को बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में दोनों कम्युनिटीज को बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दिया। साथ ही में ये बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना दायरा है और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के नीचे नहीं आती, उसके सबऑर्डिनेट नहीं है। और उसी के साथ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी एस्टैब्लिश कर दिया जो कि अलग अलग कम्युनिटी की सेपरेट रहेगी और उनके एजुकेशनल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक इश्यूज के साथ डील करेगी। तो इन्होंने तो पावर शेयरिंग कर दी और यहां पर हर दिक्कत को इन्होंने सॉल्व कर दिया, कम्युनिटी शांति से रहने लग गई, अकोमोडेट कर दिया सभी को। लेकिन श्रीलंका के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है। श्रीलंका के अंदर ऑल्दो प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर थी। यहां पर मेजॉरिटी में सिन्हालास थे, माइनॉरिटी में तमिल्स थे। लेकिन यहां पर सिन्हाला लोग जो हैं बच्चों वोट देकर सिन्हाला लीडर्स को चुनते हैं, और सिन्हाला लीडर्स जब पावर में आते हैं तो सिन्हाला लीडर्स देश में लगा देते हैं मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज, जहां पर वो अपने धर्म बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे थे, उसको प्रोटेक्ट फॉस्टर कर रहे थे। उसी के साथ उन्होंने अपनी सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी मिल रही थी सबसे पहले सिन्हाला लैंग्वेज के लोगों को। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें करते हैं जिसकी वजह से तमिल्स को एलिनेटेड फील होने लगता है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वायलेंस में तब्दील होती है, वायलेंस जो है सिविल वॉर में तब्दील होती है, और हम लोग देखते हैं यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं और श्रीलंका के अंदर बहुत लोगों की मौत हो जाती है। इस चीज की वजह से बहुत से लोगों को रेफ्यूजी बनना पड़ता है और पूरी कंट्री के अंदर ये तहलका जो मचता है, इससे एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सेटबैक श्रीलंका को फेस करना पड़ता है। तो जब पावर शेयरिंग नहीं हुई तो ऐसा हो गया। तो बच्चों यही चीज हमारे ये दो रीजंस बोलते हैं पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। इसके दो रीजंस कि पावर को क्यों शेयर किया जाना चाहिए। एक रीजन जो इसका है ना प्रूडेंशियल रीजन, वो यही बात करता है कि समझदारी इसी में है कि अगर लड़ाई झगड़े को रोकना है, लड़ाई झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना, जैसे श्रीलंका ने तो बढ़ा दिया था, तो समझदारी किस में है कि पावर को शेयर कर दो। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो पॉलिटिकल रूप में इंस्टेबिलिटी आएगी। तो अगर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आनी चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए माहौल, तो प्लीज पावर को शेयर कर दो। ये बोलता है पोटेंशियल रीजन। और मॉरल रीजन तो ये बोलता है कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही यही है कि पावर को शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहले से ही पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है, सभी को बराबर राइट्स देने की बात करती है। तो
इट इज डेफिनेटली डेमोक्रेसी का पार्ट ही यही है कि डेमोक्रेसी बोलता ही यही है कि पावर को शेयर करो सभी लोगों के बीच में. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. जहां पे सबसे पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे पावर को बांटना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में हर ऑर्गन को सेम पावर दी गई है. और ये जो सिस्टम है इसको चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि अगर कल को कोई भी ऑर्गन अपनी पावर से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा तो बाकी उस पर चेक रख के बैठे हैं उसको रोक लेंगे. दूसरा आता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं. वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आप सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल इस तरीके से पावर को बांट देते हो. और बच्चों थर्ड आता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को बांटना. जैसे बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के पावर को अलग अलग लैंग्वेज कम्युनिटी के बीच में बांट दिया था. इंडिया के अंदर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम देके कास्ट ग्रुप्स के बीच में पावर को बांट दिया. ओके, लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर को बांटना. पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर बढ़ चुकी है बिकॉज आफ्टर 1991 हम लोग कोalition गवर्नमेंट्स देख रहे हैं, गठबंधन की सरकारें देख रहे हैं, जहां पर हम ये देखते हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेकिन बल्कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है, उसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं बच्चों की जो प्रेशर ग्रुप्स है, जो मूवमेंट्स हैं, उनको भी हमने पावर दी है कि वो भी अगर कल को गवर्नमेंट को किसी इशू के टुवर्ड्स हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर एक तरीके से प्रेशराइज करना चाहते हैं कि कोई चेंजेस लेकर आओ तो दे कैन ऑल्सो डू दैट. ओके, तो ये जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है. फटाफट से इसके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं. मेजॉरिटेरियनिज्म वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है और इससे जो है एलिनेशन की फीलिंग कैसे बढ़ी. 3 वेज जिससे बेल्जियम गवर्नमेंट ने अकोमोडेट कर दिया अपने देश के अंदर रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज को. मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिए थे, एक तो सिंपली मेजॉरिटेरियन मेजर्स के बारे में पूछा जा रहा है, एक पूछा जा रहा है एलिनेशन की फीलिंग कैसे बढ़ी. फिर है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे क्वेश्चन. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बच्चों बार बार इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से लर्न करके जाइएगा. नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं विच इज फेडरलिज्म. चलिए, तो फटाफट से बच्चों इस चैप्टर को भी एनालाइज कर लेते हैं. अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो उसमें से एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है जहां पर वर्टिकली पावर को डिवाइड करा जाता है. वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, अलग अलग लेवल्स में पावर को बांट दो, और उसी चीज को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं. लेकिन अगर थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो फेडरलिज्म एक्चुअली मींस डिवाइडिंग द पावर बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. तो मिनिमम 2 लेवल्स तो होते ही होते हैं, उसके अलावा आप और पावर बांटते रहो, आपकी मर्जी है. चलिए फटाफट से बच्चों मीनिंग के बाद समझ लेते हैं व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ फेडरलिज्म, कि अगर कोई कंट्री फेडरल कंट्री है तो उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी. सबसे पहली चीज, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो रहेंगे. एक लेवल नहीं होगा, एक लेवल होगा तो यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाएगी. तो मिनिमम 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे. सेकेंडली, हर लेवल सेम सिटीजंस को गवर्न करेगा, लेकिन हर लेवल का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो दायरा है, वो डिफाइंड होगा, वो अलग होगा. ठीक है, हर किसी का एक अलग अपना ज्यूरिसडिक्शन होगा. और ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, ये जो दायरा है, ये कौन बताएगा? ये लिखा होगा क्लियरली संविधान के अंदर. तो ज्यूरिसडिक्शन विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. उसी के साथ बच्चों कहां से हर लेवल को पैसा मिलेगा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू करेंगे, इस चीज को भी डिफाइन करा जाता है. साथ ही में ये भी बोला जाता है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसी भी एक लेवल द्वारा बदले नहीं जा सकते. उस चीज में दोनों ही लेवल्स का कंसेंट चाहिए होगा. अलॉन्ग विद दैट कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके. एंड फेडरलिज्म का मेनली ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि देश के अंदर जो भिन्नता है उसको अकोमोडेट किया जाए और लोगों के बीच में यूनिटी को प्रमोट किया जा सके. ठीक है, तो चलिए ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. मीनिंग, की फीचर्स एंड कौन से टाइप्स ऑफ फेडरेशंस होते हैं. 2 टाइप के फेडरेशंस होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर में याद रखना बहुत सारी कंट्रीज साथ में है, यहाँ पर सभी के बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आकर एक बड़ा फेडरल यूनिट बनाते हैं. सभी स्टेट्स के पास बराबर पावर होती है एंड स्टेट्स के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर होती है. बट हम जब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर की, तो यहाँ पर एक्चुअली पावर कंट्री डिसाइड कर रही है कि वो अलग अलग अपने स्टेट्स के बीच में पावर बांटेगी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में पावर बांटेगी. यहाँ पर ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से ज्यादा पावरफुल रहेगी एंड कभी कभी कुछ स्टेट्स के पास भी अनइक्वल पावर्स रह सकते हैं. चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो ऑल्दो बच्चों इंडिया में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द नहीं मेंशन्ड है, बट फिर भी इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्योंकि हमारा देश फेडरल प्रिंसिपल्स पे बना है. हम लोगों ने यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट के बीच में पावर्स को डिवाइड करा है, हर किसी लेवल के ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करा है. कोर्ट्स के पास पावर है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं, ये सारी चीजें होती हैं. उसी के साथ नेक्स्ट चीज आती है, इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है?
तो हम लोग देखते हैं बच्चों की 3 चीजों के थ्रू इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस करा जाता है। द फर्स्ट थिंग इज द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स को बनाया। दूसरी चीज है लैंग्वेज पॉलिसी, जहां पर हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और 22 जो है स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं। अलॉन्ग विद दैट हिंदी को भी हमने सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज का ही दर्जा दिया है। लास्ट चीज आती है सेंटर स्टेट रिलेशंस, जहां पर हम लोग देखते हैं कि 1991 के बाद से कोalition सॉर्ट ऑफ बच्चों एक स्थिति हमारे देश में मर्ज होती है। कोalition गवर्नमेंट का टाइम आता है जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको दूसरी पार्टीज का सहायता लेना पड़ता है पावर में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए। गठबंधन की सरकारें बन रही है जिसकी वजह से बहुत सी स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इज्जत है वो भी और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट चीज आती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दिस एक्चुअली मींस गिविंग पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंटर स्टेट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को देना। हम लोग देखते हैं कि एक अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसके बाद रेगुलर इलेक्शंस को लोकल लेवल पे मैंडेटरी कर दिया गया। उसी के साथ विमेन को 1/3 रिजर्वेशन दी गई, एससीज, एसटीज, ओबीसीज को भी रिजर्वेशन दी गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन को जिम्मा दिया गया कि वो जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराएं लोकल लेवल के। एंड उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला गया कि उनको भी कुछ पावर और रिसोर्सेज हमारी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने हैं। ठीक है, साथ ही में बच्चों हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज, ब्लॉक समिति और जिला परिषद तक के लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। और अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस है। 5 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 दैट स्ट्रेंथन द थर्ड टियर, यानी कि थर्ड लेवल को किसने स्ट्रेंथन करा था, वो सारे अमेंडमेंट के फीचर्स बताने हैं। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर के बीच में डिफरेंस बताना है। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट की यहाँ पे बात करनी है। उसी के साथ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताने हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनियन एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब बच्चों जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली 3 ही डिफरेंसेस की बात होती है जो कि सोसाइटी में डिवीजन का रूप लेते हैं। एक डिफरेंस है जेंडर, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है कास्ट के बेसिस पर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले यही बात करी जाती है कि ये डिफरेंसेस हैं क्या और इनको अगर हम पॉलिटिक्स में व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो जेंडर डिफरेंस की बात करें, जेंडर डिवीजन की बात करें तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि सामाजिक तौर पर लड़के और लड़कियों के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से एक पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गया कि औरत जो है घर तक सीमित है और आदमी जो है वो बाहर जाके काम कर सकते हैं। एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो गई जहां पे कुछ काम औरतें करेंगी, कुछ काम आदमी करेंगे, इसको डिफाइन कर दिया गया। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं बच्चों की इन सभी चीजों की वजह से वर्ल्ड वाइड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं चालू होते हैं, जहां पर महिलाओं के लिए बराबर राइट्स की मांग करी जा रही थी कि उन्हें भी उतनी इक्वालिटी मिले जितने आदमियों को मिलती है। ठीक है, तो इक्वालिटी की मांग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के थ्रू करी जा रही थी। उसी के साथ महिलाओं के साथ किस किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो अगर हम देखें बहुत सारा सेक्स डिटर्मिनेशन लोग कराया करते थे, फीमेल फीटिसाइड होता था। साथ ही में औरतें बाहर तो सेफ है ही नहीं, लेकिन घर के अंदर भी डोमेस्टिक वायलेंस और इन सब चीजों से वो सेफ नहीं है। उसी के साथ अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लड़कों का लिटरेसी रेट ज्यादा होता है लड़कियों के कंपैरिजन में, क्योंकि माँ बाप हमेशा लड़कों के पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा पैसा खर्चा करता है। साथ ही में रेम्यूनरेशन भी इक्वल नहीं मिलता था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं हो रहा था। आदमी को सेम काम का ज्यादा पैसा, औरत को कम पैसा मिलता था, जिसकी वजह से इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को भी हमें लाना पड़ा। तो ये सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बच्चों, जिसके कारणवश ये जरूरत पड़ती है कि जेंडर इशू को पॉलिटिक्स में ले जाया जाए। और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि हाँ जी, महिलाओं को राइट्स मिले हैं, उनको इक्वालिटी दी गई है थ्रू द लॉज। ठीक है, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी, बट हमारी पार्लियामेंट की बात करें तो वहां नहीं मिल रही थी। तो वहां पे विमेन रिजर्वेशन बिल काफी लंबे समय तक पेंडिंग था, लेकिन उसको हाल फिलहाल में पास कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब हमने जेंडर इशू को पॉलिटिक्स में रेज करा तो इट हैज बीन वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट, जब हम रिलीजन की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं बच्चों, धर्म के अंदर सबसे बड़ी चीज आती है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब आप अपने धर्म को ही सब कुछ मान बैठते हो, अपने धर्म को सुपीरियर मानते हो, दूसरों के धर्म को इंफीरियर मानते हो, और ये मानते हो कि धर्म के बेसिस पे ही समाज बना है। 4 फॉर्म्स लेता है कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स के अंदर। सबसे पहली चीज होती है कि कम्युनलिज्म आपके दिमाग में एक प्रेजुडिस क्रिएट कर देता है, जहां पर आप ये समझने लगते हो कि आपका धर्म दूसरों के धर्मों से बेहतर है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि जो मेजॉरिटी रिलीजन होगा वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश करेगा पॉलिटिक्स के थ्रू, और जो माइनॉरिटी होगी वो ये कोशिश करेगी कि वो अलगाववाद की बातें करेगी, सेपरेटिस्ट यूनिट बनाने की बात करेगी। तीसरी चीज होती है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, जहां पर आप अपने रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस सिंबल्स का यूज करके लोगों को अपील करोगे और लोगों को, अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे एंड उनका सपोर्ट जीतने की कोशिश करोगे पॉलिटिक्स में। चौथी चीज कम्युनलिज्म जो करती है वो ये है कि टेक्स द मोस्ट
अगली फॉर्म जहां पर लोग एक दूसरे के साथ भिड़ने लग जाते हैं, वायलेंट होने लग जाते हैं, राइट्स होने लग जाते हैं, दंगे होने लग जाते हैं और मैसेकर यानी कि एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, तो दैट इज द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। इस वजह से बच्चों हमें ये पता चलता है कि जब हम धर्म को राजनीति में लेकर आते हैं तो वो काफी नेगेटिव होता है, काफी गलत रहता है। इसी के साथ बात करते हैं अगर इंडिया की, तो इंडिया एक सेक्युलर देश है, यानी कि यहाँ पर स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखा गया है टिल द टाइम धर्म के नाम पर कुछ गलत नहीं हो रहा। अगर धर्म के नाम पे कुछ गलत होगा, किसी के साथ भी गलत होगा, तो स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों चीजें सेपरेट है। हर किसी के पास ये फ्रीडम है कि अगर आपको कोई धर्म फॉलो करना है तो करो, नहीं भी करना तो भी यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज आती है बच्चों यहाँ पर कास्ट। कास्ट की अगर बात करें तो कास्ट बेस्ड डिवीजन सिर्फ इंडिया में ही यूनिक है, कहीं और नहीं पाया जाता। कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, दो चीजें हमें समझनी है। अब कास्ट इन पॉलिटिक्स की जब मैं बात करती हूं तो कास्ट एंड नहीं, कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स तो समझ लिया, कास्ट इनइक्वालिटीज हमारे भारत में बहुत समय तक थी। कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट इन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं कि बहुत बारी लोग कास्ट सेंटिमेंट्स का यूज करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं, उसी कैंडिडेट को उतार देते हैं। जो मैक्सिमम कास्ट के लोग जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम कास्ट को देखते हैं कौन से लोग हैं और उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट को उतार देते हैं, उसी सेम कास्ट का कैंडिडेट उतार देते हैं। उसी के साथ अब तो देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 1 पर्सन 1 वोट है, तो पॉलिटिकल पार्टीज यही कोशिश करती है कि उनके जो गवर्नमेंट बने उसमें सारे कास्ट ग्रुप के लोग मौजूद हों, है ना। कभी कभी कास्ट सेंटिमेंट्स को भी अपील करके वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से कास्ट आती है पॉलिटिक्स में। लेकिन जब पॉलिटिक्स इन कास्ट की बात करी जाती है कि कास्ट के अंदर अंदर ही पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसका ये मतलब है कि लोग जो है अपने कास्ट ग्रुप को बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, नेबरिंग कास्ट को शामिल कर लेते हैं। कभी कभी नए नए कास्ट ग्रुप जैसे बैकवर्ड कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट, ये भी हमारे सामने आ रखे हैं। अब क्या ये चीज पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव रहती है, तो इसको देखिए समझे। कास्ट को पॉलिटिक्स में लाना पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। पॉजिटिव इस वजह से रहता है क्योंकि जब आप कास्ट को पॉलिटिक्स में लाते हो तो बहुत से कास्ट ग्रुप्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जो कि शायद उनको एक टाइम पे नहीं मिला करता था। डिसएडवांटेज कास्ट को। एंड नेगेटिव चीज ये रहती है कि जब आप कास्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं तो आप बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें समाज में चल रही हैं, जैसे कि गरीबी है, गरीबी की समस्या, करप्शन, इन सब चीजों को आप इग्नोर कर देते हो और सिर्फ कास्ट पे ही फोकस करते रहते हो। तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार नजर डाल लेते हैं। 3 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। 3 फायदे बताने हैं और 2 नुकसान बताने हैं कि कास्ट डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में लाने से क्या होता है। फिर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट। इंडिया को कौन कौन सी चीजें एक सेक्युलर नेशन बनाती हैं। साथ ही में कम्युनलिज्म के क्या क्या फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। दीज आर 3 ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। अच्छे से पढ़ के जाना, बार बार बता रही हूँ, फिर से बोलूंगी, ठीक है, फिर से बोलूंगी। चलिए आगे आ जाते हैं बच्चों, एक और चैप्टर जो कि हमारे सिविक्स का है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर बात करता है कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट तो करा और हमने यही सोचा कि भाई डेमोक्रेसी जो है लोगों को इज्जत देती है, लोगों को इक्वालिटी देती है, लोगों को फ्रीडम देती है, एक चांस देती है टू करेक्ट आर मिस्टेक्स। अगर गलती हो भी जाती है तो हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। उसी के साथ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के अंदर ये भी होता है कि आप अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मेथड भी प्रोवाइड करती है। तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या डेमोक्रेसी से अडॉप्ट करने के बाद हमने जो चीजें एक्सपेक्ट करी थी, क्या उन एक्सपेक्टेशंस को डेमोक्रेसी पूरा कर पाई है कि नहीं। तो बेसिकली ये चैप्टर उन्हीं एक्सपेक्टेशंस की बात करता है। सबसे पहली उम्मीद हम डेमोक्रेसी से लगाते हैं कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट रहेगी। जिसका ये मतलब है कि जब हमने डेमोक्रेसी को चूज करा तो हमने यही सोचा था कि लोगों के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिव रहेगी, जवाबदेही रहेगी, ठीक है। बट मैक्सिमम डेमोक्रेसी से मिक्स रिकॉर्ड शो करते हैं बच्चों। कुछ कुछ डेमोक्रेसी लोगों के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल रहते हैं, कुछ कुछ नहीं रहते। बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग लेजिटिमेट, तो हाँ जी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पक्का लेजिटिमेट तो है ही, बिकॉज इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड हमेशा लोग ऐसी ही सरकार चाहते हैं जिसे उन्होंने खुद से चुना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट। हम लोग देखते हैं कि 50 साल 1950 टू 2000 के बीच में डिक्टेटरशिप्स का ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे हम लोग डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती है कि आपके देश में जनता कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, क्या दूसरी कंट्री से आपको कोऑपरेशन मिल रही है कि नहीं, ग्लोबल सिनेरियो कैसा है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरी चीज आती है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, जो कि हाँ जी एक बहुत अहम उम्मीद है जो कि हम डेमोक्रेसी से लगाते हैं। बच्चों डेमोक्रेसी ऑल्दो पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करती है, बट इकोनॉमिक टर्म्स में इक्वालिटी डेमोक्रेसी नहीं प्रोवाइड कर पाती, आर्थिक रूप में समानता नहीं दे पाती लोगों को। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर देश के अंदर अमीर और गरीबों के बीच का
जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाता है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाती। साथ ही में गरीबी हटाने की भी जब बात आती है तो ऑल्दो हाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को फोकस करना चाहिए कि गरीबी हटे, है ना, क्योंकि गरीब लोग एक उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से इंटरेस्टेड नहीं होती। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि देश के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं उन सभी को साथ में रखना। अब बच्चों देखो, लड़ाई झगड़े हर देश में होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर उन लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करने पे फोकस किया जाता है। उसी के साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशल डाइवर्सिटी को सिर्फ 2 कंडीशंस पे ही अकोमोडेट कर सकती है। सबसे पहली कंडीशन, जब तक डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी माइनॉरिटी साथ में काम नहीं करेंगे तब तक डेमोक्रेसी एक तरीके से सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं कर रही। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन नंबर 1 ये कहती है मेजोरिटी माइनॉरिटी को साथ में काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक जनरल व्यू देना चाहिए सारे लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि मेजोरिटी का रूल कभी भी मेजोरिटी कम्युनिटी का शासन नहीं बनना चाहिए, जैसे कि श्रीलंका में बन गया था सिन्हाला लीडर्स का शासन, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशंस है तो हाँ जी डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाएगी, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट चीज आती है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। अब देखो यहां तो डेमोक्रेसी हदें पार कर देती है, क्योंकि डेमोक्रेसी से ज्यादा कोई दूसरी गवर्नमेंट सूटेबल नहीं है लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करने में। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुपीरियर गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द इंडिविजुअल्स। ओके, यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखिएगा कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से एक सबूत है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि किसी दूसरी सरकार में आप ये शायद कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे। तो डेमोक्रेसी ने लोगों को एक प्रजा से एक नागरिक बनाया है, यानी कि एक सब्जेक्ट से एक सिटीजन का जो है हम बोल सकते हैं ओहदा दिया है। ओके, तो इसी के साथ हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी हमने रिवाइज कर लिया है। फटाफट से आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस को देखने के लिए। व्हाट आर द क्वेश्चंस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट है? इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो। साथ ही में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर हैं देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई आर दे बेटर? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताए थे, वो लिखने हैं। डेमोक्रेसीज कैसे वेरियस सोशल डिविजन्स को अकोमोडेट करती है? कैसे अकोमोडेट करती है? अभी बताई थी 2 कंडीशंस, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को साथ में काम करना है, और सेकंड कंडीशन भी बताई थी, क्या बताई थी? कि मेजॉरिटी का रूल मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। फटाफट से अपने सिविक्स के लास्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, विच इज पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए फटाफट से बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाती है और जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं वो 3 चीजें हैं, मीनिंग, फंक्शंस एंड नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। लेट अस डिस्कस दीज 3 एस्पेक्ट्स। सबसे पहले बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। You just have to remember these 3 things. सबसे पहली चीज, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह है जो साथ में क्यों आया है, इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। और इलेक्शंस क्यों कंटेस्ट कर रहा है? इन ऑर्डर टू विन पावर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, इलेक्शंस कंटेस्ट करना, एंड इन ऑर्डर टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ऑलराइट, दीज 3 पॉइंटर्स यू हैव टू रिमेंबर। उसी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप की टेंडेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज पार्टीशनशिप? इट इज अ टेंडेंसी जहां पर आप साइड लेते हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक साइड लेते हो एंड यू आर अनेबल टू टेक अ बैलेंस व्यू। तो आप एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और बाकी मतलब आप एक बैलेंस व्यू नहीं ले पा रहे, दैट इज व्हाट पार्टीशनशिप इज। उसी के साथ कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, ये चीज याद रखिएगा। फिर बात आती है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। बच्चों इस पे ना श्योर क्वेश्चन आता ही आता है। तो जितने भी फंक्शंस है पॉलिटिकल पार्टी के कि क्या क्या काम करती है पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। द फर्स्ट पॉइंट इज दे कंटेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो कैंडिडेट्स जो भी पार्टी का टिकट सिक्योर करते हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और उनमें से जिसको भी मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है। ये सारी बातें हमको पता है। दूसरी चीज है बहुत सारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो है वो पुट फॉरवर्ड करती है जिसमें से वोटर्स चूज करते हैं। तीसरी चीज है कि सरकार बनाती है, चलाती है, फॉर्म गवर्नमेंट, रन गवर्नमेंट। उसी के साथ बच्चों बात आती है दे ऑल्सो मेक लॉज फॉर द कंट्री। जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट के अंदर उसी का डिसीजन जो है माना जाएगा और वही पार्टी एक तरीके से कानून भी बनाएगी, ठीक है। उसी के साथ यहां पर बात होती है कि जो पार्टी जीतती नहीं है, जो हार जाती है, वो ऑपोजिशन में बैठती है, ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है और वो पार्टी कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करती रहती है, उसकी आलोचना करती रहती है। साथ ही में बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप अप करते हैं, अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट मशीनरी का एक्सेस भी हमको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज यहां पर आती है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जरूरत क्या है। तो यहां पे ना सिंपली अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, सो यू जस्ट हैव टू राइट कि नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज अंडरस्टूड इन अ सिचुएशन वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट प्रेजेंट। तो ऐसी एक स्थिति जहां पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं,
उस सिनेरियो में हम नेसेसिटी को समझेंगे। जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हर एक कैंडिडेट जो है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर कोई एक तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा क्योंकि कोई पार्टी नहीं है, प्लस वो कैंडिडेट जीतने के बाद भी सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक अकाउंटेबल रहेगा। देश को चलाने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, देश के अंदर यूनिफॉर्म डिसीजंस नहीं ले सकते हो आप। तो ऐसी स्थिति होगी, दैट इज द रीजन कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए होती हैं। ओके, अब बच्चों उसी के बाद हम आगे आते हैं, पार्टी सिस्टम्स की बात करते हैं। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम के अंदर आप लिख सकते हो कि चाइना के अंदर ये सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है और बार बार इलेक्शन वही जीतती है। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बिकॉज यहाँ पे लोगों को कोई चॉइस नहीं मिल रही है। दूसरी चीज है टू पार्टी सिस्टम, जहां पे मेजरली दो पार्टीज रहती है जिसके बीच में पावर अदला बदली होती रहती है। यूएसए और यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल याद रखिएगा। यूएसए के अंदर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारी लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी। उसके बाद बात आती है यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम की। मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम के होने का ये मतलब है कि बहुत सारी पार्टीज रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं एंड दे आल्सो कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है तो यहाँ पे एक या दो पार्टीज एक तरीके से सारे डिफरेंसेस को अकोमोडेट नहीं कर पाती। दैट इज द रीजन वी हैव मल्टीपल पार्टीज एंड अलग अलग डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने के लिए, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए हमारे देश में सिस्टम है। कोई भी पार्टी सिस्टम आइडियल नहीं होता है, पार्टी सिस्टम कोई परफेक्ट नहीं होता है। हर पार्टी सिस्टम जो भी कंट्री का है वो इस वजह से है क्योंकि उस कंट्री की स्थितियां कुछ ऐसी रही हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात आती है बच्चों नेशनल और स्टेट पार्टीज की। नेशनल और स्टेट पार्टीज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन उससे पहले आपको चीज याद रखनी है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उनमें से कुछ ऐसी पार्टीज होती है जिनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, बिकॉज उन पार्टीज ने कुछ क्राइटेरिया पूरा करा होता है। ठीक है, और स्पेशल स्टेटस मिलने का मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन उनको एक बहुत ही यूनिक सिंबल देता है। ओके, नाउ यहां पर बच्चों एक और चीज याद रखिएगा कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से अगर किसी भी पार्टी को एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसे क्या क्राइटेरिया पूरा करना होगा, याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पार्टी को एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, या तो उसको 6% वोट्स लाने हैं लोकसभा के अंदर, अलोंग विद दैट उसको 4 सीटें जीतनी है। ठीक है, या फिर उसको 6% वोट्स लेकर आने हैं विद इन 4 स्टेट असेंबली इलेक्शंस। हर स्टेट असेंबली मतलब किसी भी 4 स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट्स प्लस 4 सीट्स इन द लोकसभा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा करते हो तो यू विल गेट द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी। ओके, अब हमारे देश में कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से जरा एक बारी हम लोग यहां देख लेते हैं। देखिए बच्चों, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सबसे पहले आ जाएगी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मेशन हुई थी 1885 में। एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना तो लेफ्टिस्ट है ना तो राइटिस्ट है। सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता में, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज में विश्वास रखते हैं। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वीकर सेक्शन, जो समाज का सबसे कमजोर तबका होता है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके वेलफेयर में विश्वास रखती है। फिर आती है हमारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो बीजेपी जो है भारतीय जनसंघ को रिवाइव करके बनाई गई थी, 1980 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। किन किन आइडियोलॉजी को बीजेपी की पार्टी मानती है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय, ये जो दोनों आइडियोलॉजीज है दीन दयाल उपाध्याय जी से ली गई हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का ये मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग को सेंटर मानना है। अंत्योदय का मतलब होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे नीचे वर्ग में लोग आते हैं उनका वेलफेयर करना। साथ ही में हिंदुत्व जो है बच्चों कल्चरल नेशनलिज्म, अलॉन्ग विद दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पे बात करी जाती है, यानी कि देश के अंदर जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं सबको सेम फैमिली लॉज पालन करने चाहिए। उसी के साथ जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन है चाहते थे, जो इन्होंने करके दिखाया। एंड अलॉन्ग विद दैट बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती जो होता है उस पर बैन लगाने की बात करते हैं। फिर आती है बहुजन समाज पार्टी की बात, और बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है 1984 में। एंड बेसिकली बच्चों ये पार्टी एक तरीके से हमारा जो बहुजन समाज, इन्होंने एक तरीके से, कोई ऐसा है नहीं कास्ट ग्रुप, बट इन्होंने खुद ही बना दिया कि जितने भी दलित्स हैं, जितने भी ट्राइबल्स हैं, आदिवासीज हैं, जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, वो सारे लोग एकजुट हो जाए, ओबीसीज, एससीज, एसटीज, व्हाटएवर, मतलब जिनके साथ शोषण हुआ है ना, उन सबको एक तरीके से इन्होंने अपना सपोर्ट बेस बनाया और बहुजन समाज का नाम दे दिया। सो दे वांट टू सिक्योर द इंटरेस्ट फॉर द
सिक्योर द इंटरेस्ट एंड द पावर फॉर द दलित्स एंड द ऑप्रेस्ड पीपल। जितने भी ऑप्रेस्ड पीपल है, जिनके साथ शोषण हुआ है, जो दलित्स है, उन सभी के लिए पावर सिक्योर करना चाहते हैं। फिर बात आती है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की। इसका जो है जन्म हुआ था जब ये कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गई थी, अलग से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बन गई थी, तो ऑब्वियसली लोग मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में तो विश्वास रखते ही हैं। 1964 में इसका फॉर्मेशन होता है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो सोशलिज्म बच्चों, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म आप सभी ने इन आइडियोलॉजीज को पढ़ रखा है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म बात करता है कम्युनिस्ट सोसाइटी क्रिएट करने की, जहां पर जो हमारे वर्किंग सेक्शंस है वो पावर को सिक्योर करें और जितना जो काम करे उसको उसके हिसाब से प्रॉफिट का शेयर मिले। और एक तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी होती है जहां पर गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है और उनको इक्वली डिवाइड करती है बिटवीन द डिफरेंट पीपल। फिर बात आती है सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की। सेक्युलरिज्म सभी को पता है धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी सभी को पता है कि लोकतंत्र की बात, हम लोकतंत्र सरकार की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पे एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी की। 2013 में इस पार्टी का फॉर्मेशन होता है। नॉर्थ ईस्ट से पहली ऐसी पार्टी है जिसको ये नेशनल लेवल पार्टी होने का स्टेटस मिला है। डाइवर्सिटी में विश्वास रखती है, डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एरियाज में विश्वास रखती है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, सभी को पढ़ाई लिखाई देने में, रोजगार देने में, एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सभी सेक्शंस जितने भी समाज में लोग रह रहे हैं सभी को और भी ज्यादा सशक्त करने की बात करती है। फिर आती है आम आदमी पार्टी, जिसको रिसेंटली ऐड करा गया है इन दिस लिस्ट। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस, ये सभी चीजों, एंटी करप्शन मूवमेंट के बाद ये लोग एक तरीके से आए थे। एंड अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही की बात होती है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिना भ्रष्टाचार के चीजों को करना, ट्रांसपेरेंसी रहना कि जो सरकार कर रही है लोगों को वो पता चलता रहे, गुड गवर्नेंस, इन सभी चीजों पे इन्होंने फोकस करा है। और इसी के साथ हमारी नेशनल पार्टीज का टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट अस कम बैक टू द स्टेट पार्टीज। अब अगर हम लोगों को एक स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर आपको एक स्टेट पार्टी बनना है तो बच्चों उसके लिए आपको 6% वोट्स और 2 सीटें चाहिए होंगी किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। 6% वोट्स एंड 2 सीटें, ठीक है, दैट इज द क्राइटेरिया। बस फिर आप बन जाओगे एक स्टेट पार्टी। उसके बाद बात यहां पर आती है व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन सी चुनौतियां पॉलिटिकल पार्टीज को झेलनी पड़ती हैं? सबसे पहली चुनौती आती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। बच्चे यहां पर मैं लिख भी देती हूं साथ साथ ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए, ठीक है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है मैं आपको समझा देती हूं। इसका ये मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर ही अंदर डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा कमी है। पार्टीज मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन करके नहीं रखती हैं, जो पावर है वो टॉप लीडरशिप के पास सिक्योर्ड है, जो दूसरे मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्शन, जो पार्टी इलेक्शंस होते हैं उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते हैं, चीजें जो है टॉप लीडरशिप डिसाइड कर लेती है, बाकी लोगों को पता नहीं चलता। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा कमी हमें पार्टीज के अंदर अंदर देखने को मिलती है। दूसरी चीज है यहां पर डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम। डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम का ये मतलब है कि बच्चों एक तरीके से हम नेपोटिज्म होता हुआ देख रहे हैं विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। जो टॉप पार्टी लीडरशिप है वो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को मौका दे देती है कि आप लोग आ जाइए, आप लोगों को लीडरशिप सौंप देंगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं विच हु वांट अ चांस टू ग्रो या हु वांट अ चांस टू बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, दे डू नॉट गेट चांसेस, ठीक है। तो वही जो टॉप लीडरशिप है वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, उनको मौका देती रहेगी और जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर हम एक और चीज देखते हैं, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो पार्टी की टिकट सिक्योर कर लेते हैं, या फिर कैंडिडेट्स जिनके पास क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं वो भी पार्टी की टिकट सिक्योर कर लेते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग फॉर अ डेमोक्रेसी। एंड लास्टली यहां पर बच्चों एक और चैलेंज जो हमको देखने को मिलता है, दैट इज द लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, इसका ये मतलब है कि जो हमारा बेचारा वोटर है वो जब वोट देने के लिए जा रहा है, इतनी सारी पार्टीज तो है लेकिन सारी पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी में सेम सी ही दिख रही हैं, तो वोटर किसको वोट दे? वो बेचारा भी कंफ्यूज हो गया है कि मैं किसको वोट दूं, क्योंकि सारी तो पार्टीज एक ही जैसी लग रही हैं। तो एक मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज जो है वोटर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इसके बाद बात यहां पर आती है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। कैसे हम पार्टीज को बदल सकते हैं, उन्हें और बेहतर बना सकते हैं, इस चीज की बात यहां पर हो रही है। तो यार मेरी बात को ध्यान से सुन लो, पार्टीज को रिफॉर्म अगर हमको करना है, अगर हमें पार्टीज को सुधारना है, तो सबसे पहली चीज जो हमको करनी पड़ेगी वो है बच्चों एंटी, मतलब जो हमने स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए हैं, करनी क्या पड़ेगी, स्टेप्स हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। सबसे पहली चीज है हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए जिससे कि हम डिफेक्शन को रोक सके। अब डिफेक्शन होता क्या है मैम? डिफेक्शन का बच्चे मतलब होता है चेंजिंग पार्टी एलिजेंस।
मतलब जब एक बारी आप किसी एक पार्टी से चुनाव में खड़े हुए, जीत गए, और इसके बाद कोई दूसरी पार्टी वाले आते हैं, वो आपको एक मिनिस्टर बनाने का बोलते हैं या फिर आपको जो है पैसे देते हैं और आप दूसरी पार्टी में जंप कर जाते हो। तो जब आप पार्टी एलिजेंस चेंज करते हो आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। अब इस डिफेक्शन की प्रैक्टिस को रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। दूसरी चीज जो यहां पर करी जाती है एफिडेविट। अगर अब आपको इलेक्शंस में खड़े होना है तो आपको एक एफिडेविट साइन करना पड़ेगा, एक लीगल डिक्लेरेशन है जहां पर आपके जितने भी एसेट्स हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, अगर कोई है तो, मतलब ये नहीं कि बनाएंगे क्रिमिनल केस। अगर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या फिर जो भी आपकी प्रॉपर्टी एसेट्स है, वो सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ेंगी, ताकि बच्चों वही मनी मसल पावर की इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करा जा सके। एंड तीसरी चीज यहां पर आती है कि हर पार्टी को अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने पड़ेंगे। उसी के साथ ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को कंडक्ट कराना पड़ेगा, ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी को थोड़ा सा और यहां पे लाया जा सके, ठीक है। चलिए, साथ ही में बच्चों यहां पर बात आती है कि और भी कुछ कुछ सुझाव यहां पर दिए जाते हैं कि किस तरीके से आप पार्टीज को सुधार सकते हो। तो सबसे पहली चीज यहां पर आएगी कि आप जो है पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करो, इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर आओ, फिर डिसीजन मेकिंग बॉडीज में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दो, 1/3 टिकट्स जो है विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलनी चाहिए। उसी के साथ हम एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की, क्योंकि बहुत बारी ऐसी पार्टीज होती है जिनके पास कोई पैसा ही नहीं होता इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ और भी चीजें यहाँ बोली जाती हैं कि अगर आपको पार्टीज को सुधारना है तो खुद ही पार्ट बन जाओ पॉलिटिकल पार्टीज का, बाहर से क्या क्रिटिसाइज करो, खुद ही हिस्सा बनो, सुधारो उसको। साथ ही में यहाँ पर ये भी बोला जाता है बच्चों कि एक तरीके से आप प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू भी, मूवमेंट्स के थ्रू भी पार्टीज को प्रेशराइज कर सकते हो इन ऑर्डर टू टेक अ डिसीजन। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली जाती है, कही जाती है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। लेकिन बिफोर वी एंड दिस चैप्टर देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, जिनको देखे बिना और छोड़े बिना हम एग्जाम देने बिल्कुल नहीं जा सकते। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आपको यहाँ पर बताना है। कौन से मेजर फंक्शंस है मैंने आपको बता रखे हैं, 7 हैं, 5 बताने हैं, ठीक है। 5 कोई भी फंक्शंस याद कर लो बच्चों, मैं तो कहती हूँ पूरे 7 के साथ याद कर लो, लेकिन 5 तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है एंड व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 6% वोट्स इन द लोकसभा प्लस 4 सीट्स इन द लोकसभा, और एल्स 6% वोट्स इन 4 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस प्लस 4 सीट्स इन द लोकसभा, ठीक है। दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। चैलेंजेस कौन कौन से हैं अभी बता दिया है। सजेस्ट एक्सप्लेन 5 मेजर्स टू रिफॉर्म, ठीक है। मेजर्स बताने हैं, सजेशंस बताने हैं। आप यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लिखोगे क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं तो उसमें आप बताओगे इंटरनल अफेयर्स के लिए एक लॉ बनाओ, उनको रेगुलेट करने के लिए, विमेन को ये टिकट्स दो, रिप्रेजेंटेशन दो, स्टेट फंडिंग, बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, और एक और हमने जो चीज प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट्स के थ्रू प्रेशराइज करो। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा, वो सजेशंस हैं। सबसे पहले जो हमने 3 पॉइंटर्स देखे थे रिफॉर्म करने वाले, एंटी डिफेक्शन लॉ और एफिडेविट वाली बात और इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने वाली बात, ये तीनों चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात एकदम ठीक है बच्चों। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस और इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने वाली बात, ये 3 चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों ये भी हो जाता है कंप्लीट। तो पूरी इकोनॉमिक्स और सिविक्स हमने पढ़ ली है, सारी चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस अलोंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने, फटाफट से बैठ जाओ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड